चलिए वापस आ जाओ। तो हम देखते हैं यहाँ पर। लास्ट क्लास में हमने सेफ्टी देख चुका था, सेफ्टी खत्म हो गया था। अब हम बात करते हैं फायर पर। फायर पर किस पे चर्चा करेंगे अपन? फायर पर। फायर का मतलब क्या है सर? मैंने हिंदी मीनिंग नहीं पूछा। फायर का मतलब क्या है? तो आप बोलेंगे सर फायर या आग कब लग सकती है या कब होगी आग? आग लगने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? आग लगने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? कोई बता सकता है मुझे? ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए और फ्यूल चाहिए होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन फ्यूल में हमारा काम बन जाएगा, है ना? क्या चाहिए होता है? बोलो। क्या चाहिए होता है? देखो सिंपल सी बात है, आग मतलब जलना, है ना? तो जलेगा कब? जब ईंधन रहेगा या फ्यूल रहेगा, तब वो जल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर ईंधन या फ्यूल में वो जल चुका है। अब आपको सिर्फ क्या ईंधन देंगे तो जल जाएगा? तो आप बोलेंगे नहीं सर, केवल ईंधन में तो जलने वाला नहीं है। केवल ईंधन में जलने वाला नहीं है। ईंधन में बिल्कुल भी जलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जलने के लिए हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो हमने ऑक्सीजन दे दिया और ईंधन भी दे दिया। क्या जलना चालू हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जब तक उसको चिंगारी नहीं दोगे, जब तक ऊष्मा नहीं दोगे, जब तक हीट नहीं दोगे, तब तक जलने वाला नहीं है। मतलब अगर हम फायर की बात करेंगे तो फायर कब होगा? फायर कब होगा? जब हमारे पास में तीन चीजें होंगी। कौन कौन सी तीन चीजें होंगी? तो आप बोलोगे सर ऊष्मा, ईंधन, हाँ इसी को फ्यूल कहते हैं, इसी को हीट कहते हैं। हीट बोलो या ताप बोलो, एक ही चीज है। और दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है। ये तीनों होंगी तो फायर होगा। तीनों में से कोई एक चीज भी अगर बंद हो गई तो फायर नहीं होगा, है ना? तो अगर आग को बुझाना है, अगर आग को बुझाना हो, आग बुझाना हो, तो इन तीनों में से किसी एक की सप्लाई बंद करना होगा। किसी एक की सप्लाई बंद करना होगा, तब आपका काम बन जाएगा। क्लियर है इतना? तब आपका काम बन जाएगा। क्लियर है? अच्छी बात है सर। काम हमारा बन जाए तो बहुत अच्छी बात है ना? तो तब हमारा काम बन जाएगा, अच्छी बात है। अब इन तीनों में से ऑक्सीजन को अगर बंद करते हैं हम, तो क्या कहलाता है? बोलो। स्मूथरिंग, ठीक है। स्मूथरिंग क्या कहलाता है? तो सर इसमें ऑक्सीजन को बंद करते हैं। कैसे याद रखोगे? स्मूथरिंग में देखो दो बार ओ दिख रहा है। ओ मतलब ऑक्सीजन, ओ मतलब ऑक्सीजन। क्या बात समझ में आ रही है? दूसरा, दूसरा आपको याद रखना है,
अगर हमें ईंधन को बंद करना है तो स्टर्विंग होता है। क्या होता है? स्टर्विंग। ठीक है, स्टर्विंग। स्टर्विंग का ई और ईंधन का ई। ठीक है, स्टर्विंग और ईंधन। तो स्टरिंग में आपको क्या बंद करना पड़ेगा? ईंधन बंद करते हैं जी। आप इसको क्या कर दोगे? कूलिंग कर दोगे, या कोलरी करके आता है वर्ड, है ना? तो कूलिंग कर दोगे या कोलरी कर दोगे। तो इसमें क्या करते हैं? ऊष्मा को ठंडा करते हैं, या बंद कर देते हैं, या कम कर देते हैं। कम या ठंडा कर देते हैं, ऐसा बोला है ना। तो हमारे पास तीन तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, आग लगने के कारण क्या हो सकते हैं? आग लगने के कारण, तो कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे, हाँ, सिगरेट पी के अगर वो वर्कशॉप में कोई जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, पेट्रोल पंप में जा रहा है, तो हीट आ गई उसके पास में, एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन था, और विस्फोटक चीज आपके यहाँ पर रखी हुई है, तो जल जाएगा। ठीक है ना? तो शॉर्ट सर्किट, ढीला कनेक्शन, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ढीला कनेक्शन हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है, ओवरलोड की वजह से भी आग लग जाती है। ये तो सब बिजली वाली आग है ना। और विस्फोटक पदार्थ का सही रख रखाव ना होने सिगरेट को कार्यशाला में जलाना। कोई भी कार्यशाला हो सकती है, कोई भी, हाँ, कहीं पर भी हो सकता है। अगर आप सिगरेट जला रहे हैं तो समझो कि प्रॉब्लम होगी। ठीक है, धूम्रपान कर रहे हैं तो दिक्कत होगी। अब वो बीड़ी भी हो सकती है, गांजा भी हो सकता है, कुछ भी। यार मैं ना, जब आग लगी हुई थी तुरंत उसी समय मैंने न्यूज़ में देखा था, उसके बाद नहीं पढ़ पाया। वो उस पे है, गेल वाले कुछ प्लांट पे लगी हुई थी, मंडीदीप के किनारे किनारे है ना? गेल का जो प्लांट है, उसी की बात कर रहे हैं ना आप? अब ये नहीं पता, अभी तो गेल में लगी थी कल, बहुत काफी धुआं वगैरह उठा था। गेल, गेल का एक प्लांट था मंडीदीप के किनारे, वहां पर भी जम के आग लगी हुई थी। हो सकता है, ये तो गर्मी के दिनों में अधिकांश ये चीजें देखने को मिलती है ना। तो ये हो गया। और क्या हो सकता है सर? और क्या हो सकता है आग लगने के कारण? तो सर, आग लगने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई लुब्रिकेटिंग पार्ट, कोई घिसने वाला पार्ट है, मेटिंग पार्ट है, और आपने लुब्रिकेशन नहीं लगाया है, और हाई स्पीड पे चल रहा है वो, तो हीट जनरेट होगी, और उससे भी चीज़ें जल सकती हैं, है ना? तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमको ये तीन का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो जल जाएगा, ये हम याद सकते हैं। हाई स्पीड, हाई स्पीड वाले पार्ट पर लुब्रिकेशन ना होना, अति घर्षण हो जाए तब भी होगा। हाँ, लेकिन आप यूज नहीं कर रहे हैं तब की बात है, अति घर्षण हो जाए।
तब भी होगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जहां पर अगर मान लीजिए ऑक्सीजन और ईंधन प्रॉपर वेपर है और गलती से आपने हीट दे दिया तो जल जाएगा, या हीट और ऑक्सीजन है और वहाँ ईंधन चले गया तो गलती से जल जाएगा, या मान लीजिए आपके पास में हीट और फ्यूल है और ऑक्सीजन गलती से चला गया तो जल जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे सोडियम के साथ यही होता है, खुले में जैसे आया ऑक्सीजन मिली वो जल जाता है, खुले में जैसे आया ऑक्सीजन मिली वो जल जाता है। तो आग के कारण, आग को बुझाने का तरीका, लेकिन अब इन तरीकों से तो काम नहीं चलेगा कि भाई ऑक्सीजन कैसे बंद करें। चलो घर का सिलेंडर अगर आपका जल गया है, सिलेंडर में आग लग गई है, तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बंद कर देंगे। तो ऑक्सीजन को बंद करने के लिए क्या करते हैं हम, गीला कपड़ा लपेट के उसके ऊपर ढक देते हैं, जिससे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आना बंद हो जाती है और सिलेंडर में आग लगना बंद या बुझ जाती है। अब ये बोले, अब कोई आदमी जल गया तो उस पे भी हम बोलते हैं कि भैया गीला कपड़े से ढक दो, या फिर वहाँ कंबल वगैरह ढक दो उसको, है ना, ताकि ऑक्सीजन अ, उस पे ना पहुंचे। तो ये तो जनरल तरीके हो जाते हैं। बट बड़े लेवल पर आग लग गई तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई पेट्रोल पंप में पेट्रोल में आग लग गई, हम कैसे कंबल लगाएंगे, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फ्यूल को बंद कर दो, अरे तो फ्यूल ही तो जल रहा है, कैसे बंद करोगे आप, नहीं है। ऊष्मा कम करो, वो तो जल रहा है, एक बार जल गया तो फिर तो ऊष्मा को कंट्रोल करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो कुछ ना कुछ अलग तरीके हमको अपनाने पड़ेंगे, उन तरीकों को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ फायर की मैं बात करता हूँ पहले। टाइप्स ऑफ फायर, क्योंकि अगर हमको फायर के प्रकार पता चल जाएंगे तो हम उसको बुझाने के तरीके भी देख लेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फायर में कितने प्रकार के फायर होते हैं, ए टाइप का, बी टाइप का, सी टाइप का, डी टाइप का। ये फिटर ट्रेड में इतने ही दिए हुए हैं, है ना। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लो कहीं और से घुमा के बना दिया तो आपको ई टाइप भी याद रखना है, एफ टाइप भी याद रखना है, ठीक है। ए टाइप मतलब आपको याद रखना है किसी ठोस पर, अगर आपका कोई अ, आग लग रही है, ठोसों में आग, ठोस में आग, कार्बनिक सॉलिड, ठीक है। ठोसों में आग लग रही है तो आपका ये होगा, जैसे लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, ठीक है, ईटीसी। इस ठोसों में कोई भी जगह आग लग गई तो आपको याद रखना है। लेकिन ठोस में याद रखना कौन से, कार्बनिक सॉलिड की बात कर रहा हूँ जिसमें कार्बन हो, क्योंकि ठोस तो आपके धातु भी होती हैं, ठोस तो आपकी धातु भी होती हैं, लेकिन भैया धातु इसमें नहीं आएगी। मैंने लिख दिया कार्बन वाले ठोस, जिसमें कार्बन हो, जिसमें क्या हो, कार्बन हो, कार्बनिक ठोस। हाँ कोयला भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोयला भी ले लो, कोयला, ये सब ठोस ही तो है ना। बी टाइप की, ये सर द्रव के लिए होता है, लिक्विड में आग, जैसे पेट्रोल में आग लग गई, डीजल में लग गई, केरोसिन में आग लग गई, इस प्रकार का कोई भी लिक्विड होगा उसमें अगर आग लग गई तो ये आएगा।
अब अगला, गैस में आग। ठीक है। एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, CH4 मीथेन गैस। ठीक है। एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी गैस में अगर आग लग रही है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। डी टाइप, डी टाइप जो है वो धातुओं में होता है। मेटल्स में होता है। अच्छा, फिटर ट्रेड में हमारे सिलेबस में जो एनसीईआरटी की बुक्स है उनमें डी टाइप को ही इलेक्ट्रिकल आग भी माना गया है। आप भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूं कि इन दो को अभी ध्यान नहीं देना है, हमको यही चार पर ध्यान देना, ABCD। तो डी टाइप में धातु भी है और डी टाइप में क्या है, विद्युत भी है। धातु भी है और विद्युत भी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? लेकिन इन केस कभी ऐसा हो जाए कि आपको विद्युत से लगी हुई आग ऑप्शन दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ऑप्शन दिया हुआ है A B C E, इस टाइप से डी नहीं दिया है, तब आपको किसके साथ जाना है, ई के साथ जाना है। किसके साथ जाना है, ई के साथ जाना है। ठीक है। तो सर, धातु या मेटल्स में जो आग लगती है, अब इसमें कोई भी धातु हो सकती है, जैसे सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, इस टाइप से कोई भी धातु हो सकती है। धातुओं में आग लग जाना मतलब खुद में वो स्वतः क्या होती है, जल जाती हैं। अच्छा, ई टाइप की आग जो है वो विद्युत आग है, विद्युत आग है। ठीक है। लेकिन याद रखोगे, ये डी में ही सिलेबस में हमारी दी हुई है। मतलब हमको तो चार ही ऑप्शन देगा, ABCD। तो डी दिया है मतलब वो इलेक्ट्रिकल है, डी दिया है तो वो इलेक्ट्रिकल है। अब जैसे विद्युत वायर में, विद्युत वायर में, ठीक है, उपकरण में, विद्युत उपकरण में, एक्सेट्रा। ई टाइप की जो आग होती, एफ टाइप की जो आग होती है वो कुकिंग ऑयल में होती है, कुकिंग ऑयल में। हाँ, जैसे आप चाइनीज फूड में देखा होगा, उसमें बढ़िया आग जला के बनाते हैं ना, घर पे भी कभी कभी तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो आग पकड़ लेता है। तो ये कुकिंग ऑयल। अच्छा, कई बार एफ नहीं दिया जाएगा, इन केस एफ ना दिया हो तो इसको के टाइप भी माना गया है। मतलब कुछ जगह पर कुछ ऑप्शंस ऐसे आए हैं जिनमें के टाइप भी माना गया है। क्या इतनी बात पकड़ में आ रही है? ठीक है। तो ये खाना बनाने वाले जितने भी आगे हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये तो हो गए सर आग के प्रकार। अब इनको बुझाने के लिए क्या करेंगे, तो फायर एक्सटिंग्विशर। क्या है भैया ये, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर का हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। अरे क्या कर लेंगे दादा, यूज कर लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर देखते हैं अब। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब अग्नि शामक यंत्र। ठीक है जी। आग को बुझाने वाले यंत्र, आग को बुझाने वाले यंत्र।
चलो मैं पहले समझा दे रहा हूँ, फिर यहाँ से एक डायग्राम बना के आपको बता दूंगा, है ना, कि पूरी कहानी बता दूंगा। देखो, फायर एक्सटिंग्विशर में बेसिकली हम आग को बुझाने के लिए बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हैं। आग को बुझाने के लिए हमारे पास में रेत हो सकती है, ठीक है, रेत से हम आग बुझा सकते हैं। CO2 गैस डाल दो, आग बुझा सकते हैं। पानी डाल दो, आग बुझा सकते हैं। कोई एसिड डाल दो, ठीक है, या वेट केमिकल बोलते हैं इसको, वेट केमिकल, वेट केमिकल डाल दो तो भी आग बुझा सकते हो। कोई सूखा पाउडर डाल दो, सूखे पाउडर से भी हम आग बुझा सकते हैं, ठीक है। झाग डाल दो, झाग डाल दो, इससे भी हम आग बुझा सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो आग बुझाने के ये तरीके हैं जिससे आप आग को बुझा सकते हो, ठीक है ना। गीला कपड़े का उपयोग करके भी आग बुझा सकते हो, वो डिपेंड करता है। अब सर, कौन सी आग को बुझाने के लिए क्या यूज करें? अब बिजली में आग लग गई सर, आपने बोला था पानी से बुझा सकते हैं, पानी डाल दी, गड़बड़ हो गया। पेट्रोल में आग लग गई है, पानी डाल दिया, तो पानी तो नीचे बैठ जाएगा, पेट्रोल ऊपर का ऊपर चलते रहेगा, होगा ना। तो सर क्या करें? तो अलग अलग आगों के लिए अलग अलग, अच्छा, और भी तरीके हो सकते हैं। आप यूज कर सकते हो कुछ CFC, इसका यूज कर सकते, CTC, सॉरी, क्या बोल रहे, CTC, CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज कर सकते हो, ठीक है। हेलॉन इसी को बोला जाता है, हेलॉन का यूज कर सकते हो, ठीक है। इनका आप यूज कर सकते हो, और भी हैं इनसे बनाया, जैसे CTC मैंने बनाया, वैसे और भी बना सकते हैं, बट इतने से आपका काम चल जाएगा, इतने से आपका काम चल जाएगा। सब इसी सिलेंडर में आते हैं, ऐसे ही सिलेंडर में दिखते हैं, जैसे कि आपको ये एक सिलेंडर दिख रहा होगा, ठीक है सर। अब
जैसे कि आपके सामने कुछ सिलेंडर दिए हुए हैं, ठीक है। आप कैसे पहचानोगे कि सर इन सिलेंडर के अंदर क्या भरा हुआ है? इनके ऊपर नहीं लिखा हुआ है। मैंने बोला नहीं लिखा है, मान लो इन केस नहीं लिखा है, तब क्या करोगे? तो सर इन पर, हर सिलेंडर पर आपको ना कलर कोडिंग्स दी जाएगी। क्या दी जाएगी? कलर कोडिंग्स। जैसे यहाँ पर देखो, ये कलर कोडिंग दी हुई है। तो हर सिलेंडर पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? कलर कोडिंग। कलर कोडिंग से हम समझ जाएंगे, जैसे यहाँ पर एक कलर कोडिंग दी हुई है, यहाँ पर कलर कोडिंग दी हुई है, ये कलर कोडिंग दी हुई है, ठीक है। इनमें अब सेम जगह है तो कहीं ना कहीं इधर कलर कोडिंग दी हुई होगी। तो कलर कोडिंग आपको दी रहेगी। कलर कोडिंग के आधार पर क्या करेंगे, हम समझ जाएंगे। मैं अभी समझा दे रहा हूँ, फिर एक चार्ट यहाँ से निकाल के सारा बता दूंगा, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है? तो कलर कोडिंग के माध्यम से हम क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि भैया कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। अब थोड़ा सा समझो, यहां पर हमारे पास में सिलेंडर आपके पास में आ गया। आग को बुझाना है, तो बुझाने के लिए तरीका क्या होगा, इसका यूज करने का तरीका क्या है? यूज करने का तरीका क्या है? तो आप बोलोगे सर PASS, पास याद रखोगे, ठीक है। क्या याद रखोगे? पास याद रखोगे। पास मतलब, वेरी गुड। पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सेफ्टी पिन को हटाना पड़ेगा। सेफ्टी पिन को हटाने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि सर उसको पुल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पुल करना पड़ेगा। पुल करने के बाद में जिस जगह आग लगी हुई है वहां पर हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा एम क्या है। एम करने के बाद में क्या करना पड़ेगा भैया, बोलो। आपने पहले पुल कर दिया, अच्छी बात है। उसके बाद में आपने एम डिसाइड कर लिया। उसके बाद में, उसके बाद क्या करना है? सीक्वेंस। सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि जैसे आपने पहले इसको पकड़ा तो पहले पुल करके इसको, क्या? हाँ, आप बोल सकते हैं, जैसे आपने पिन को निकाल लिया, एम लगाया। एम लगाने के बाद आप इसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। और कंप्रेस करने के बाद फिर इधर उधर हिलाएंगे। हिलाएंगे मतलब स्वीप करेंगे। क्या करेंगे आप? स्वीप करेंगे। ठीक है। तो आपके पास में कितने तरीके होते हैं? तो आप बोलेंगे सर हमारे पास में 4 तरीके होते हैं। कितने तरीके हैं? 4। मतलब 4 तरीके नहीं बोले, इसको चरण बोलो या स्टेप बोलो। 4 चरण या 4 स्टेप में ये काम होगा। कितने चरण लगेंगे? 4 स्टेप। पहले आप क्या करोगे? सेफ्टी पिन को आप हटा दोगे, ठीक है। मतलब इसको आपने क्या कर दिया? पुल कर दिया। क्या कर दिया? पुल कर दिया। तो आपने सेफ्टी पिन को क्या किया? खींचा है। क्या किया है? खींचा है। खींचने के बाद आपने क्या किया? तो सर आपका एम डिसाइड किया, आपका गोल डिसाइड किया, ठीक है। आपने निशाना लगाया कि कहाँ पर हमें आग को बुझाना है, किस जगह लगाना है। जैसे मान लो ऊपर आग लग रही है और आपने नीचे एम लगा दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। या आग जल रही है इस साइड पर और आप ऐसा ऊपर लगा रहे हैं, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। मतलब दूसरे आपको क्या लगाना है? निशाना। निशाना लगा दिया आपने। निशाना लगाने के बाद में आपको क्या करना है? दबाना है। फिर क्या करेंगे आप? दबाएंगे। दबाने के बाद में इधर उधर करेंगे, इधर उधर, ठीक है। दबाने के बाद आप क्या करेंगे? इधर उधर करेंगे, ठीक है। तो आपको ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं। इसके क्रम पूछ लिया जाता है, तो क्रम याद रखने के लिए पास याद रखो। क्या याद रखो? पास।
क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। अब मैंने बोला कलर कोडिंग, कलर कोडिंग हमको याद रखना है। तो कलर कोडिंग में बेसिकली आप 5 कोडिंग तो याद ही रख लो, 5 कोडिंग याद रख लो। लाल, ठीक है, भूरा, काला, पीला। मैं काला करूं, पीला करूं या नीला करूं, तुमसे कोई मतलब नहीं। लाल, भूरा, काला, पीला, नीला। ठीक है, 5 कलर याद रख लो। लाल कलर है तो आप समझ जाना कि पानी है, लाल पानी। भूरा है तो आप समझ जाना कि झाग है। ठीक है, क्या है? CO3 होता है ना। काला है तो CO2, काला है तो CO2। और पीला है तो ये होगा एसिड वाला। एसिड या इसी को बोलते हैं वेट केमिकल, वेट केमिकल। और नीला है तो ये ड्राई पाउडर, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये नीला है, यहाँ लिखा हुआ है ड्राई पाउडर। क्या लिखा हुआ है? ड्राई पाउडर। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। कौन कौन सी आग बुझाता है? तो जो पानी है ये केवल ठोस को बुझाता है, ठोस को बुझाता है। ठोस मतलब क्लास ए की फायर को बुझाएगा। जो फोम है, जो झाग है, ये क्लास ए को भी बुझा सकता है और बी को भी बुझा सकता है। ठीक है। जो CO2 है, ए को कैसे बुझा देगा भैया? ए तो ठोस लकड़ी में आग लगी हुई है, आप CO2 आसपास करेंगे भी तो उससे क्या फर्क करेगा? ठीक है, इससे नहीं होगा। तो कौन सा करेगा? तो सर क्लास बी। अच्छा, सी कर सकता है क्या? पेट्रोल में आग लगी है, गैस से गैस बुझा नहीं सकता। तो ये होगा बी के लिए। और सी, सॉरी सी नहीं, आपका क्या हो जाएगा? ई, विद्युत की आग के लिए। ठीक है, विद्युत आग के लिए है ना। तो ये याद रखना, बी और ई। पीला है तो, पीला है तो आपको क्या करना है? तो भैया पीला जो एसिड वाला है वो आपका क्लास ए के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा? क्लास ए के लिए। और नीला किसके लिए होगा? तो सभी के लिए। ठीक है, ड्राई किसके लिए होता है? सभी के लिए। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो क्लास ई है, क्लास ई मतलब विद्युत आग, विद्युत आग को बुझाने के लिए आप हेलोन का भी यूज करते हैं, CTC भी यूज करते हैं, और CO2 भी। ये केवल और केवल हेलोन आएगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? विद्युत की आग। क्या आना चाहिए? विद्युत आग। क्या बात पकड़ में आ रही है? ठीक है, इसी को एक चार्ट के माध्यम से अपन देख लेते हैं। हाँ, ड्राई पाउडर भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राई पाउडर तो सभी के लिए है, ड्राई पाउडर तो सभी के लिए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। जैसे केमिकल वाला जो मैंने बोला, एसिड केमिकल वाला, तो इसमें CaHCO3 के साथ H2SO4 होता है।
अब यहाँ पर अगर हम चर्चा करें, एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स दिखे हैं, इन्हीं में से एक हाथ छाप देते हैं अपन, है ना। ये क्या है भैया, कोई अच्छी इमेज दिख जाए तो उसको देख लें। ठीक है, चल जाएगा इसमें काम, है ना। 3 2 5 है कलर, ठीक है। क्या? वेट केमिकल कुकिंग ऑयल के लिए, लेकिन उसमें एसिड भी लिखा है ना मैंने, तो एसिड वाला क्लास ए के लिए यूज होता है। चलो, कलर कैसे याद रखोगे? तो ये वाला क्या है? नीला है, फोम भूरा, भूरा ये लिखा हुआ है ऊपर बनाया भी है ना। और CO2 काला, वाटर लाल, केमिकल पीला। अब इसमें एसिड वाला नहीं दिया ना, एसिड वाला देता, मान लो यहाँ पर एसिड रहता, एसिड रहता तो आपका, चलो, तो यहाँ पर जो अभी मैंने पढ़ाया वही है सारी चीजें, देखो क्लास ए, ये याद रखो, सब याद हो जाएगा। क्लास ए मतलब ठोस, जैसे वुड प्लास्टिक पेपर वगैरह हुआ, और इसको केवल और केवल CO2 नहीं बुझाता, बाकी सब यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लास बी, क्लास बी जहां पर आपका लिक्विड की चर्चा होगी, और लिक्विड में आप ड्राई पाउडर भी यूज कर सकते हो, फोम भी यूज कर सकते हो। CO2 नहीं होगा यार, कैसे बता दिया इन्हें। लिक्विड, मैंने नींद में गलत तो नहीं लिख दिया? अच्छा, यहाँ पर गलत लिख दिया है मैंने। किधर गया किधर गया, CO2 क्लास बी लिखा तो है, क्लास बी और क्लास ई सही तो है, वही तो, गलत कैसे हो गया? ठीक है, तो अच्छा, ये टेबल थोड़ा उल्टा बना है ना इसलिए, अब मुझे टेबल में याद नहीं, मुझे तो ऐसे ही याद है। तो CO2 क्लास बी में यूज होगा, और आपका क्लास ई इलेक्ट्रिकल में होगा, ये है ना, बिल्कुल सही है। इसके बाद में अगला है आपका गैसेस, क्लास ई। तो क्लास ई जो है गैसेस वाला, गैसेस में कोई भी गैस हो सकती है, इसके लिए आप पाउडर तो यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फोम यूज नहीं करना है, और ना ही CO2 यूज करना है, CO2 भी यूज नहीं करना है, और ना ही वाटर यूज कर सकते हैं, ना ही केमिकल यूज कर सकते हैं। तो सर गैसेस के लिए आपको केवल और केवल क्या मिल जाएगा? पाउडर, ठीक है। पाउडर किधर गया गैस, क्लास सी, क्लास सी ऑल में मिलेगा आपको, देखो बाकी कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, बाकी कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है ना। इसके बाद में अगला है क्लास डी। क्लास डी मतलब धातु या मेटल की आग है। मेटल या धातु में अगर आग लग गई है, तो आप किससे बुझा सकते हो?
तो सर आपके पास में है ड्राई पाउडर से आप बुझा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लास डी, यहाँ पर आपको क्लास डी कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, सिर्फ ऑल में रहेगा, ठीक है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब है इतना छोटा से याद कर लो, सब याद हो जाता है। सब कुछ लिख दिया मैंने, कलर और ये सारी चीजें लिख दिया है ना। और उसके बाद क्योंकि इसमें कंफ्यूज होते हैं, कौन सा क्रॉस है कौन सा नहीं है, बहुत कंफ्यूज होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल आग, इलेक्ट्रिकल आग में आप सीटीसी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पाउडर तो यूज करना ही है, CO2 यूज करना है। इसके अलावा भी क्या है आपके पास, इसके अलावा है यहाँ पर सीटीसी है या हेलोन ठीक है, हेलोन है ना। सीटीसी है, हेलोन है। उसके बाद कुकिंग है, तो कुकिंग में देखो आप ये कोई भी यूज नहीं कर सकते, कोई केमिकल का यूज कर सकते हो, कोई केमिकल का यूज कर सकते हो कुकिंग ऑयल में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम। याद हो गया। कलर्स कोडिंग पूछेगा, बन जाएगा। किस क्लास का कौन सा आग है, बन जाएगा। और किससे बुझाया जाता है, ये बन जाएगा। क्लियर है। शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, इन पूरे फायर एक्सटिंग्विशर में एक ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर होगा जो इन सब से अलग होगा। कौन सा है बताओ। हम्म, ये दिख रहे हैं सिलेंडर्स, इनमें एक अलग होगा। CO2 वाला जो है, जिसके सामने पर आप कोनिकल फनल लगाते हैं, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन कि कौन से फायर एक्सटिंग्विशर के सामने पर एक कोनिकल चौड़ा पाइप लगा रहता है। तो किस पर लगा रहता है, CO2 वाले के सामने पर। समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है ना सबसे अलग, सबसे अलग। तो ये पूछा जाता है, इसमें नहीं है, यही CO2 रहता तो यहाँ चौड़ा रहता। ठीक है जी। तो फायर एक्सटिंग्विशर देख लिए, कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें। कोनो दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसको अगर डीपली पढ़ना है तो फिर मैं PDF भी दे दूंगा आपको, जो मैंने आपको कल बताया था, है ना। कल एक PDF आपको बताया था मैंने, ये PDF था वो। जी हाँ, ये PDF मैंने आपको कल, ये सब हो चुका था। ये फायर की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने चर्चा की थी कि भाई 3 प्रकार की ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब आग लगने के और भी आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण हो रहा है, ज्वलनशील पदार्थ के कारण हो सकता है, विस्फोटक पदार्थ के कारण हो सकता है, सर्दी में हाथ तापने के कारण लकड़ी के टुकड़े में वही छोटी मोटी गलतियां हो गई तो ऊष्मा तापने यंत्रण में हो सकता है, वेल्डिंग के समय हो सकता है, ज्वलनशील पदार्थ को अलग या शीतलन या गोदाम के भंडारण में किया जाने पर हो सकता है। A क्लास की आग, ये सब दिखा है, लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। B क्लास की आग हमने देखा, C क्लास की आग देखा, D क्लास की आग देखा, ठीक है। इसको C क्लास की आग है, बुझाने के तरीके ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, CTC के बारे में। अब अगर बहुत ज़्यादा याद रखना है तो जैसे ये सिलेंडर्स दिख रहे हैं आपको, ये सब बता दिया है कि सर वाटर वाला कहाँ यूज़ होगा, कैसे होगा, फोम वाला कहाँ होगा, कैसे होगा, ये पढ़ा दिया है यहाँ पर, फार्मूला वगैरह सारी चीज़ें बता दी आपको, ठीक है। CO2, मैंने यहाँ कुछ गलत लिखवा दिया था क्या फार्मूला। अच्छा हाँ, Na होगा वो, है ना, उसको सही करेक्ट कर लेना। लग तो रहा था मुझे कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। NaHCO3,
और इधर भी NaHCO3। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ऑप्शन में आएगा तो NaH ही दिया रहेगा आपको। इसके बाद में ड्राई पाउडर्स, ये सारे मैंने आपको पढ़ा दिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये दिख रहा है ना NaHH2SO4, ये आपका केमिकल वाला है, जिसमें Na2SO4 ये बनने के बाद में जो CO2 गैस का उद्गम होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC जो दिया हुआ है, इसका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, और देखो BFC यूज कर सकते हो। हेलोन को ही, हेलोन का ही नाम है BFC, इसी को हेलोन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हेलोन। जैसे लिखा है, इसे हेलोन टाइप आग बुझाना भी कहते हैं ना, तो हेलोन भी कहते हैं। यह है BFC। इस प्रकार का भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि सर इसका धुआं जो है बहुत खतरनाक होता है, केमिकल वाला है ना, तो इसका धुआं क्या होता है? खतरनाक। अच्छा, कॉमन में रेत की बाल्टी मैंने बता दिया कि रेत की बाल्टी भी आप यूज कर सकते हो। ये पास फार्मूला भी मैंने आपको सिखा दिया कि भाई पास फार्मूला क्या होता है। उसके बाद सॉफ्ट स्किल पे चलते हैं अपन, है ना, सॉफ्ट स्किल्स पे चलते हैं। यहाँ आ गया, नहीं तो मैं अलग से बताने ही वाला था। ठीक है, सॉफ्ट स्किल पर चलते हैं। सॉफ्ट स्किल मतलब क्या है? जापानीज पद्धति होती है। कौन सी पद्धति होती है? जापानीज पद्धति होती है, जापान की पद्धति है, जिसमें हम 5S का उपयोग करते हैं। सॉफ्ट स्किल में कितने एस का उपयोग करते हैं? 5S का उपयोग करेंगे। कितने एस का उपयोग करेंगे सर? 5S का उपयोग करते हैं। ये 5S पद्धति क्या होती है? तो सर ये जापानीज पद्धति है। कौन सी पद्धति है? जापानीज पद्धति है, जिनमें 5S का मतलब होता है, पहला सीरो। सीरो, पहले का मतलब क्या होता है? सीरो। सीरो, सीरो मतलब होता है शॉर्टकट करना या सॉर्ट आउट करना। ठीक है, क्या करना? सॉर्ट आउट करना। इसका हमारा जो इंडियन ट्रांसलेशन है वो सॉर्ट आउट होता है। सॉर्ट आउट मतलब छाटना, छाटना या छटिंग करना। ठीक है, किसी चीज को छाटना, अलग अलग करना। तो सबसे पहला क्या है आपका? छाटना या अलग करना। यह है आपका क्या? सीरो। क्या है ये? सीरो। फिर है सीटोन। फिर क्या है? सीटोन। 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 सीटोन का मतलब है कि भैया एक क्रम में सेट करना। आपने छाट दिया अलग अलग अलग, अब उसको सिस्टमेटिक लगाना। ठीक है, तो एक क्रम में सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर, क्रमबद्ध करना, क्रम में लगाना। ठीक है, छटनी कर दिया आपने, उसके बाद क्या कर दिया? क्रम में लगा दिया। फिर है सीसेन या सीसो करके, सीरो हो गया, सीटोन हो गया, फिर है सीसो। सीसो, सी सो, सीसो। सीसो का मतलब क्या है? यहां पर चमक, शाइनिंग करना, चमकना, शाइनिंग करना। ठीक है, ये तीन तो याद ही रख लेना, जापानीज। सीरो, सीटोन, सीसो। सीरो, सीटोन, सीसो। सॉर्ट आउट करना, सेट इन ऑर्डर और साइन करना। छाटना, सीरो। क्रमबद्ध करना, शीटोन। चमकना। ठीक है, इसके बाद दो और होते हैं, सिकेतु। एक सिकेतु होता है, सिकेतु। सिकेतु मतलब एक स्टैंडर्डाइज करना, स्टैंडर्ड वैल्यू को देना। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन।
स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण, मानकीकरण। और लास्ट वाला एस जो है आपका, क्या लिखा है, सस्टेन करना होता है उसका मतलब, शायद चात्सुके कुछ ऐसा है, वो जापानीज वर्ड है ना, तो चात्सुके ऐसा कुछ है ना। तो इसको कहते हैं सस्टेन करना, सस्टेन करना मतलब अ, उसको कायम रखना, जैसा है वैसा रखना, ठीक है, अनुशासन में रखना, ठीक है, क्या बोलेंगे, अनुशासन में रखना, अनुशासन। तो ये आपको 5S प्लान भी एग्जाम में पूछा जाता है। 5S प्लान में खास तौर से ये तीन, तो ये वाले तो याद रखना ही रखना है 5S में, ये हिंदी वाले हिंदी में, या सॉर्ट इन ऑर्डर, सेट, सॉर्ट आउट, सेट इन ऑर्डर, साइन, सस्टेन, सॉरी, स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेन। और इसमें कम से कम तीन तो याद रखो, सीरो, सीटोन और सीसो, सीरो, सीटोन, सीसो। तो कैसे याद रखोगे, देखो, सीरो, सीटोन और सीसो याद रखने का, या इसको आप ऐसा भी याद रख सकते हो, याद रखने का तरीका बस बता रहा हूँ। इसको ओ को हटा दो तो कंफ्यूजन और खत्म, सेरी, ऐसा भी याद रख सकते हो। अरे, सेरी, ठीक है, सेरी, सीरो या सेरी है ना, एक ही चीज है, सेरी, सीटोन। तो ON, I और SO, टोन सो, I ON सो, ठीक है, I O और S ऐसा याद रख लो, अल्फाबेट्स का I, O और S ऐसा ही तो आता है ना क्रम से। तो I, O, S, I, O, S तीन है। I का मतलब सॉर्ट आउट करना, O का मतलब सेट इन ऑर्डर, ऑर्डर वाला O है ना, तो O से ऑर्डर वाला, और फिर S का मतलब साइन करना, चमकना। उसके बाद में स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेन, ठीक है ना। तो कम से कम ये तीन याद रहेंगे तो आप एलिमिनेट कर सकते हो आराम से, ठीक है। कौन सी पद्धति है सर, ये जापान की, जापानीज पद्धति है ना, जापानी पद्धति है। क्या इतनी बात याद रहेगी, ठीक है। तो 5S प्लान भी हमने देख चुका। अच्छा, कुछ ये उसी उसी को दिया हुआ है बार बार, ये उसी उसी को दिया हुआ है बार बार, ठीक है। 5S उसी उसी को दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो कुछ शॉर्ट फॉर्म पूछ लिया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में जैसे कि आपको BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, बिजली के उपकरण, मशीन आदि सभी BIS से प्रमाणित होते हैं। अच्छा, ISO का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। BIS का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ASA का अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, ठीक है। ISI का इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, GIS का जापान का व्यवसायिक मापन है, ठीक है। और गोस्ट रूस का स्टैंडर्ड मापन है। किसका है, रूस का स्टैंडर्ड मापन है। जैसे एक नज़र में कुछ बातें हैं, अभी मैं और कुछ लिखवाऊंगा। हाँ, ये पूछ लिया जाता है कि जो किट होती है वो किसकी बनी होती है, तो रबर की बनी होती है। किसकी बनी होती है, रबर की। ये वाला तो मैंने प्रतिरोध वाला ऑलरेडी आपको बता दिया है ना। उसके बाद में और काम की बातें देखो, अगर मैं
विद्युत से कोई जला हुआ व्यक्ति है। तुरंत चाय या कॉफी नहीं देना है। ठीक है। नाक से खून आने पर, नाक से खून आने पर नाक बंद कर दें। नाक से खून आने पर सर में ठंडा पानी डालें। खून बहाव को रोकने के लिए उस पर दबाव डालें। उसको क्या डालें? दबाव डाल दें। ठीक है। अगर सांप ने कोई काट दिया है आपको, सांप काटने पर घाव को कपड़े से बांध दें ताकि विष खून के साथ बाहर आ जाए, ना बहे ना बाहर आ जाए। ठीक है। और उधर ऊपर नहीं फैलेगा आपका, दोनों तरफ आप बांध दोगे तो जो ब्लड आएगा उसके साथ बाहर आ जाएगा वो। और और काम की बातें बताओ। हैं? जैसे फर्स्ट एड बॉक्स में, फर्स्ट एड बॉक्स में अगर पैरासीटामॉल है तो पैरासीटामॉल क्या करता है? तो दर्द, बुखार को कम करता है। ठीक है। एक और आता है ग्रूफेन करके आता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ग्रूफेन ही है या फिर ऐसा कुछ एक है, वो सामने आएगा तो मैं बता दूं। वो भी सर दर्द और बुखार के लिए ही होता है वो। ठीक है। उसके बाद में एक और है जो घाव वगैरह के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। बीटाडीन, है ना? इसी में अगर बीटाडीन रखा हुआ है, बीटाडीन तो ये घाव भरने के काम आता है, भरने के काम आता है। ठीक है। और एक दवा का नाम बोल रहा हूँ, बुखार के लिए है वो, ग्रूफेन नहीं। माइंड में याद नहीं आ रहा, अभी आएगा तो बता दूंगा। ठीक है। तो ऐसे कुछ दवाओं के नाम भी पूछ लेता है, तो वो दो चार छह दवा हैं वो, आप देख लेना। ठीक है। इसके बाद और काम की बातें बताओ। और काम की बातें कुछ, कुछ मोटी मोटी बातें बोलो। हाँ, एक चीज और, भार उठाते समय, भार उठाते समय वजन जो होगा वो पाँव पर देने की कोशिश करें, या पाँव पर दें। मतलब कोई अगर वजन उठा रहे हो तो आप कोशिश करो कि वो उसका जो वेट है वो आपके पाँव पर आए। ठीक है। अलग से, नहीं तो कमर बेंड हो जाएगी, है ना? तो कोशिश करना है कहाँ पर आ जाए, पाँव पर आ जाए। ठीक है। उसके बाद में फ्रीजिंग करंट क्या होता है? फ्रीजिंग करंट, एक वर्ड आता है फ्रीजिंग करंट। फ्रीजिंग करंट
जो 10 से 40 एम्पियर मिली एम्पियर तक होता है। फ्रीजिंग करंट का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जब करंट जाए तो बॉडी की नसें सिकुड़ने लगती हैं और वो स्रोत से टूटता नहीं है। मतलब जब करंट बॉडी के अंदर जाता है स्रोत के साथ जुड़ा भी रहेगा और बॉडी के अंदर जाके वो क्या कर देता है, मांसपेशियों को सिकोड़ देता है। उसको फ्रीजिंग करंट कहते हैं। हाँ, उसको फ्रीजिंग करंट कहते हैं, मतलब छोड़ तो देगा, जब आपका सोर्स से छुड़वाओगे तब छोड़ेगा वो, है ना, बट अंदर चलते रहता है वो। तो ये क्या हो गया आपका, फ्रीजिंग करंट कहलाता है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसकी सांस की जांचें कर लें। व्यक्ति के बेहोश होने पर उसकी सांसों की जांच करें। सांसों की जांच करें। जांच करें। ठीक है। और बोलिए। अच्छा, विद्युत के अनुसार धारा नियम कौन सा लगता है? हाँ, मतलब विद्युत में एक नियम लगता है जिसमें पीड़ित लोगों को पुनर्जीवन के लिए कुछ कहा गया है। कटआउट नियम बोलते हैं उसको। झटके से पीड़ित व्यक्ति के पुनर्जीवन के लिए कटआउट धारा 44 होती है। इसको इंडियन इलेक्ट्रिसिटी या ये बोले कि सर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी आईई देता है। कौन देता है? आईई देता है। ये धारा कौन देता है? आईई। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार। ठीक है, आईई बस होता है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार ये धारा कितनी होती है? 44 होती है। ठीक है, उसके बाद में बस हो गया, इतना ज़रूरत नहीं है फिर। कोई रेगुलर यूनिट है तो रेगुलर यूनिट को दर्शाने के लिए 0.3 चिन्ह देते हैं। संकेत है, सिंबल है ये।
ठीक है, एक सिंबल है, इस सिंबल से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि भैया ये सिंबल हमने दे दिया, तो आप समझ जाएंगे कि किसकी चर्चा चल रही है, रेगुलर यूनिट की चर्चा चल रही है, रेगुलर यूनिट की बात हो रही है। हाँ, 0.3 का चिन्ह है, मतलब 0.3 वैल्यू नहीं है, ये एक साइन है, ये एक सिंबल दे दिया है हमने। ठीक है, तो फ्रीजिंग करंट मैंने आपको पढ़ा दिया है। फुल फॉर्म ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया है। नाक से खून बहने वाला आपको बता दिया। खून वाला बता दिया है। अच्छा, अगर तेल फर्श पर तेल गिर जाए तो क्या करेंगे, काहे से, फर्श पर तेल गिरने पर रेत से साफ करें। विश्वास था कि आप सही कर दोगे। ठीक है, रेत से, कपड़े से साफ करोगे स्लिप हो जाओगे। ठीक है, तो रेत से आपको साफ करना है। किससे, रेत से। खुरदरी चीज होना चाहिए कुछ, नहीं तो फिसल जाओगे आप। बस बाकी तो फिर जैसे जैसे आप उस पे जाते जाओगे, मतलब उपयोग करते जाओगे चीज़ों को, तो वो और भी सावधानियां आपको देखने को मिलते जाएंगी, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सावधानियां थी जो हमको ध्यान रखना है। क्लियर है। खैर, फ्रीजिंग करंट तो यहाँ पर भी कहीं है कि नहीं है। चलिए, पीपीई का फुल फॉर्म ऑलरेडी मैंने कल बता दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई हैं आपकी। अच्छा, कुछ मान लो ऐसा अपशिष्ट निपटान की अगर चर्चा करता है, मतलब इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज से जो वेस्टेज निकलते हैं, उनसे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस उठा कर धर देता है कि सर वेस्ट मटेरियल का डिस्पोजल कैसे करते हैं, वेस्ट मटेरियल का डिस्पोजल, वेस्ट मटेरियल का डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब निपटान, वेस्ट मटेरियल मतलब बिना काम के मटेरियल, बिना काम के मटेरियल को निपटाना। तो बिना काम के मटेरियल को निपटाने के लिए आपको खैर 3 स्टेप याद रखने हैं। क्या याद करना है, 3 स्टेप। इसके लिए 3 R यूज करते हैं, RRR, RRR, RRR मूवी, है ना, रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस। ठीक है, क्या कर लोगे, ठीक, उसको कम करें। अच्छा, कम करने की जगह आप रिकवरी भी कर सकते हो इसको, रिकवरी, हाँ रिकवर। अच्छा, ये रिकवर करने का मतलब क्या है और रिसाइकल का मतलब क्या है, हाँ, रिसाइकल मतलब कंपोस्ट करना, कंपोस्ट किस में बदल देते हैं इसको, कंपोस्ट, खाद वगैरह में बदल देते हैं, है ना। अच्छा, इसके ऊपर भी है, सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा होता है,
तो मैं इसको क्रम से लिख देता हूँ, है ना। क्रम ऐसा है कि रिकवरी से थोड़ा अच्छा होता है रिसाइकल, रिसाइकल से अच्छा होता है री यूज। जैसे प्लास्टिक वगैरह की चीजें हैं, ये जो प्लास्टिक की चीजें हैं, लकड़ी का रीयूज नहीं हो सकता, है ना। लेकिन जो प्लास्टिक है उसका आप रीयूज कर सकते हो। प्लास्टिक हुआ, कागज हुआ, मेटल हुआ, इनका रीयूज कर सकते हैं। अरे कर सकते हो ना, ठीक है। प्लास्टिक भी एक जगह से गला के फिर आप दूसरे जगह यूज कर लो, होता है। या फिर आप ऐसा कर लो कि अ, जैसे प्लास्टिक की बोतल का पानी पिया, उसके बाद घर पे आप उसको दूसरे सामान रखने के लिए यूज कर लो, तो ये रीयूज कहलाता है। तो अधिकांश हम रीयूज ही ज़्यादा उपयोग करते हैं। क्या यूज करते हैं? रीयूज ही उपयोग करते हैं। और सबसे बेकार है तो फिर डिस्पोजल, डिस्पोजल, है ना। तो सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है? ज्यादा उपयोग, नीचे से उपयोग ऊपर जाएंगे तो ज्यादा उपयोग वाला मिलेगा। तो रीयूज सबसे अच्छा साधन है। क्या है? रीयूज सबसे अच्छा साधन है। क्या बात समझ में आ रही है? तो कभी कभी वेस्ट मटेरियल में 3R का यूज़ करते हैं, ये भी हमको ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ कुछ जगह पर फिर आपको क्या पूछेगा कि भैया वेस्ट मटेरियल को कंटेन करने के लिए कौन से कंटेनर का यूज़ करते हैं। तो आपको याद रखना है जैसे कि रंग और पदार्थ जिसको स्टोर करना है, ठीक है। हरा, नीला, लाल, अनीला, बैजानी, हप्पी नाला बोलते हैं ना, अनीला, ठीक है। तो तीन तो याद हो गए कैसे भैया? अनीला से, हरा, नीला, लाल, ठीक है। फिर काला पीला कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अनीला, उसके बाद काला पीला कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं। काला पीला, मैं काला करूँ, पीला करूँ, नीला करूँ, उससे भी याद रखे थे। लाल, लाल के बाद में भूरा, फिर मैं काला करूँ, पीला करूँ, नीला करूँ, कुछ भी करूँ। वैसे यहाँ पर हनीला, हनीला तीन, वो बैजानी हप्पी नाला से हनीला याद रख लिए। और फिर ये उसके बाद काला करे, पीला करे, बोलने वाले तुम कोई नहीं हो, ठीक है। हरा रंग, हरा रंग किसके लिए यूज करते हैं? या हरा कंटेनर है ये, है ना, कंटेनर का रंग है। तो हरा रंग का कंटेनर कहाँ यूज करते हैं? गीला करोगे ना रे गधे, किसके लिए करोगे? तो हम तो अभी आईटीआई की इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें गिलास रखेंगे, कांच, या फिर हरा कचरा, या आपके घर में, ठीक है। नीला, अच्छा ये नीला, नीला की जगह हरा भी यूज कर सकते हैं दूसरी जगह, कागज, ठीक है। कागज के लिए आप क्या यूज करोगे? नीला कागज होता है। क्या होता है? नीला कागज होता है, ठीक है। या इसी के लिए सूखा कचरा भी आप यूज कर सकते हो। क्या याद करोगे? सूखा कचरा, ठीक है। घर पर सूखा कचरा, ठीक है जी। लाल, लाल होता है मेटल्स के लिए, मेटल्स के लिए, या खतरनाक धातु के लिए, खतरनाक पदार्थ के लिए, ऐसा बोल दे। काला,
खाद्य पदार्थ के लिए। खाद्य पदार्थ जैसे कि भोजन वगैरह हुआ, ठीक है, या भोजन से जो अपशिष्ट निकलता है वो खाद्य पदार्थ के लिए काला होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? खाद्य पदार्थ जितने भी हैं उनके लिए सब क्या रखोगे? काला। ठीक है, और पीला? पीला किसके लिए रखोगे? पीला किसके लिए रखोगे? प्लास्टिक के लिए, या जितने भी मेडिकल वाले वो हैं, ठीक है, जितने भी आपके मेडिकल वाले हैं। हाँ, जो भी मेडिकल से जितना भी अपशिष्ट निकलेगा, मेडिकल अपशिष्ट, ठीक है ना। तो मेडिकल से रिलेटेड आप रखोगे। खैर, हमें तो याद रखना ये काम के हैं कि भैया अगर हमारे पास में कांच के टुकड़े आ गए तो हरा, कागज आ गए तो नीला, धातु के टुकड़े हैं तो लाल, और कोई खाद्य पदार्थ हमने खाए हैं तो वो काले में, और कोई प्लास्टिक की चीजें हैं तो वो पीले में। ये तो घर की बातें हैं फिर। क्या? हाँ, मैंने एक में डाल दिया कि चलो कभी कुछ क्वेश्चन पूछ ले घुमा के तो याद रहे। कोई दिक्कत है क्या? है? तो ये सेफ्टी खत्म, सभी प्रकार की सेफ्टियां खत्म हो गई कि भाई आप इन चीज को सेफ रखेंगे तो आप बच सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, आपके आपने घर से पढ़ के गया था या आपने पढ़ के गया कि भैया नीले वाले में तो कागज कागज रहते हैं। अब जिसको नई नॉलेज था उसने कांच भी डाल दिया। आपको तो पता है कागज ही है, आपने हाथ डाला, ठंड का समय था कि चलो इतने कागज उठाओ जला देते हैं, पता चला हाथ कट गया, दिक्कत हो जाएगी। अरे हो गई ना दिक्कत। अब आपने बोला कि सर लाल में तो पूरे धातु धातु हैं, तो एक काम करते हैं इसको पिघलाने के लिए डाल देते हैं, तो उसके साथ कांच भी आ गया, प्लास्टिक भी आ गया, तो बन के निकला तो कुछ प्लास्टिक आ जाएगा, कुछ कांच आ जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। या खाद्य पदार्थ हैं तो खाद्य पदार्थ को आपने डाल दिया, मान लो किसी वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में डाल दिया, तो उसमें दूसरी चीज भी चले गई जो बिना काम किए मशीनों को खराब कर सकती है या गल ही नहीं रही है। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा सा हमको याद रखना है। ठीक है। फिर प्लास्टिक जो है वो कभी गलता नहीं, ठीक है, लेकिन ये गल जाएगा, कागज क्या हो जाएगा? गल जाएगा। तो वो खैर अलग चीज हो जाएगी। अभी अपन इतना ही देख के यहाँ पर विराम कर दें, इसको खत्म कर दें। कोई दिक्कत हो तो बताओ, बोलो। तो ये हो गया आपका सेफ्टी एंड